हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 में यदि जो होगा उसमें हम साइंस का टॉपिक आज देखेंगे। थर्ड लेक्चर है हमारा साइंस का और यूनिट थर्ड टॉपिक भी है क्लास 6 के एनसीईआरटी का। इसके पहले हम भोजन के घटक और पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। अभी हमने देखा पदार्थ, धातु, वस्तुएं किस प्रकार से बनती हैं, मिश्र धातुएं कैसे बनती हैं, एक धातु से अनेक वस्तुएं कैसे बनती हैं और अनेक धातुओं से एक वस्तु का निर्माण कैसे होता है। इसका अध्ययन हम कल के लेक्चर में विस्तृत से किए हैं। उसके बाद कुछ परीक्षण भी हम देखे हैं, जैसे भोजन के घटकों में हमने मंड और शर्करा का परीक्षण देखा था, वसा का परीक्षण देखा था, प्रोटीन का परीक्षण देखा था। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप यूनिट आपकी कंप्लीट हो रही हैं। सिलेबस पूरा कवर कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के पहले तक, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इसका भरपूर फ़ायदा लें, लाभ उठाएं। तो आज हम कल पदार्थों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे पदार्थों का पृथक्करण। इस चैनल में आपको टेस्ट सीरीज भी अपलोडेड की गई है, उसको आप सॉल्व करें। उसके बाद अभी और टेस्ट सीरीज अपलोड करनी बची हुई है, उसको भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण अर्थात द्रव से ठोस को अलग करना, ठोस से द्रव को अलग करना, द्रव से वाष्पीकरण कैसे होता है, या ठोस से अनचाहे पदार्थों को अलग करना। तो इस प्रकार से हम जो हस्तचयन विधि है, वाष्पन विधि है, तो इस प्रकार से हम कई विधियों का अध्ययन आज करेंगे। पदार्थों के पृथक्करण की थ्रेसिंग विधि है, जैसे अनाज को अलग करना है भूसे से या सूखले से, तो आप थ्रेसिंग विधि का उपयोग करके उसको अलग कर सकते हैं। हस्तचयन विधि में यदि कंकड़ पत्थर है अनाज में, तो आप हाथों का प्रयोग करके उसको अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार द्रव से अलग करना है, जैसे चाय को आप चाय पत्ती अलग कर सकते हैं, चाय से चाय पत्ती को। पानी में यदि कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं तो उसको आप छान करके अलग कर सकते हैं किसी पतले कपड़े से। तो इस प्रकार हम दूध से दही को अलग कर लेते हैं, मक्खन से दही को हम मक्खन निकाल लेते हैं मथ करके। तो इस प्रकार से आज हम पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर हाल में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या चलनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो पहला तो क्वेश्चन सीटेट में यही पूछ दिया जाता है कि चाय से पत्ती को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चालनी या चलनी द्वारा हम पृथक करते हैं। इसमें दिखाया गया है पृथक करते हुए, आप देख सकते हैं केटली लेके आदमी कप पे चाय छान रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं या कूटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। इस प्रकार से हम कैसे पृथक्करण की विधियां अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। जैसे कि बताया गया है कि फसल की कटाई के पश्चात आप अनाज को भूसे से अलग करते हैं थ्रेसिंग विधि से। उसी प्रकार मक्खन को पृथक करके दूध दही का मंथन कर दिया जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। वहीं रेशों के बीजों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, कपास को ओटते हैं। और नमकीन या दलिया जब आप बनाते हैं, खाने योग्य भोज्य जो हैं पदार्थ हैं, तो फिर क्या करते हैं, यदि मिर्च उसमें आती है तो उसको आप हाथ से निकाल देते हैं। तो ये हस्तचयन के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार पहले इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, अर्थात आगमन विधि का प्रयोग किया गया है। पहले एग्जाम्पल, उसके बाद आपको नियम की ओर ले जाया जाएगा।
तो हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। अब शुरू होगा मेन पार्ट। तो कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। तो ये हस्तचयन विधि होगा। आप हाथ से उठा करके उसको रख रहे हैं दूसरे पात्र पर या दूसरे टोकरी पर। फिर हम देखते हैं ऊपर एक उदाहरण दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें दही को मथ करके मक्खन निकाला जा रहा है। इसमें है ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है, क्योंकि दोनों के कण समान होते हैं लगभग। इसलिए आप नमक को और रेत को हाथ से बीन कर हस्तचयन विधि से उनको अलग नहीं कर सकते हैं आप, ये असंभव होगा। इसलिए उसमें आप क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद नमक उसमें घुल जाएगा और रेत अलग हो जाएगी। फिर पानी को छान लेंगे, रेत अलग हो गई, फिर पानी का वाष्पीकरण कर देंगे तो नमक के कण आपको तली पर मिल जाएंगे, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। इस प्रकार आप उसको अलग कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्रियाकलाप अब शुरू करते हैं। प्रयोगात्मक कार्य क्रियाकलाप की कैसे, अब इसमें क्रिया करके सीखने के लिए ये क्रियाकलाप दिए जाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं, करके सीखते हैं। तो सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? तो अब ये आप देख सकते हैं, सारणी दी गई है और इसमें बताया गया है कि आगे आने वाली सारणी उसका जो मिलान है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, इसको आप क्या मिला सकते हैं, ऐसा आपको वर्क दिया गया है। तो यहाँ बताया गया है प्रथम पृथक्करण के प्रक्रम, फिर उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको अलग करनी पड़ती हैं चीज़ें। फिर पृथक्करण अवयवों को हम क्या करते हैं, जो अलग किए गए अवयव हैं उनको हम क्या करते हैं। तो चावल से पत्थरों को पृथक करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। उद्देश्य क्या है? दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है। फिर पृथक अवयवों का हम क्या करते हैं? तो हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, पत्थर के टुकड़ों को फेंक देंगे, चावल को रख लेंगे। दूसरा है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। पहले में है चावल से पत्थर के टुकड़े, दूसरे में मक्खन से दूध का मंथन। उपयोग क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? तो अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। फिर है चाय पत्ती का पृथक करना, तो हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना है, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें बताया गया है कि कुछ में तो हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनको हम अलग करते हैं, लेकिन कुछ में दोनों उपयोगी होते हैं, पर दोनों को अलग किए बिना आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों को अलग करना अनिवार्य हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट पैरा में है कि पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। उनका माप या आयाम या साइज उनकी भिन्न हो सकती है, या द्रव उनके पदार्थ क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। तो यदि पदार्थों के गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है तो उनको हम कैसे अलग करेंगे, उसकी कई विधियां हैं। उन विधियों के क्रमशः
उन विधियों का हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से शुरुआत होती है विधियाँ। तो पृथक्करण की विधियाँ अब आती हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। वही है इसमें दिया गया है जो हम रोज़मर्रा के जीवन में अपने प्रयोग करते आ रहे हैं। यदि आप गांव से हैं, साधारण गांव से हैं, तो आप देखेंगे अपने दादा दादी या मम्मी चाची भाभी सभी को, तो ये क्रियाकलाप आराम से आपको देखने को हर घर में लगभग गांव में मिलेंगे। तो अब हस्तचयन विधि, पहली विधि है हस्तचयन विधि, हम उसको देखते हैं। तो क्रियाकलाप नंबर 2 एक हो चुकी है, जिसमें हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में और पृथक्करण क्यों किया जाता है उसके उद्देश्य के बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ विधियों का अध्ययन शुरू करते हैं। तो हस्तचयन के विधि के अंतर्गत क्या क्या होगा उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 2 है कि दुकानदार से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। तो आप दुकानदार से कोई अनाज की एक पैकेट खरीदें, उसे कक्षा में लाएं और उसको एक कागज़ की शीट पर क्या करें, फैलाएं खोल करके। आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं। इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न के कण, अन्य खाद्य कण हैं। अब अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े, भूसे और अन्य जो अन्न कण हैं उनको पृथक कीजिए। तो ये हस्तचयन के, क्योंकि हम हाथ से अपने अलग कर रहे हैं, हाथ से चुन करके या बीन करके उसको अलग कर रहे हैं। कोई हम लाए हैं, यदि खाद्यान्न का किसी अनाज का पैकेट है, उसमें कुछ भूसे के टुकड़े हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, कुछ टूटे हुए अनाज के दूसरे अनाज के टुकड़े हैं, तो उनको सबको हम अलग करेंगे। किस विधि से? हस्तचयन, अर्थात हाथों का प्रयोग करके हम उनको अलग कर रहे हैं। अब आते हैं हस्तचयन पर। तो हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। तो इनको आप याद रखेंगे कि गेहूं से किसी ठोस कणों को या कंकड़ को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, या दालों से या चावल से भी। तो आप उसका आंसर देंगे हस्तचयन विधि का। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं एग्जाम्पल से, तो इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। फिर है ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। अर्थात यदि चावल 5 kg है तो उसमें कम से कम 30, 40 या 50 पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगभग 10 से 20 ग्राम मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप यदि 5 kg चावल लिए हैं तो उसमें 2 kg कंकड़ निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसमें थोड़े बहुत निकलेंगे, इसलिए आप हाथों का प्रयोग करके हस्तचयन विधि से उसको अलग कर सकते हैं आसानी के साथ। तो वही बताया गया है, ऐसी स्थितियों में हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हस्तचयन विधि का प्रयोग किन किन अनाजों में और कैसे किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो दूसरी विधि है अब हमारी हस्तचयन के बाद आप याद रखेंगे थ्रेसिंग विधि। आपने खेत अथवा खलिहान में गेहूं, चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने के लिए पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं, अर्थात बालियां उसकी खिली हुई होती हैं, लगी होती हैं। ये जब पक कर के फसल तैयार होती है उसके उपरांत की क्रिया इसमें बताता है कि हम कुछ दिनों तक उसको सुखाते हैं खलिहान में रख करके। कटाई करने के बाद फिर खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों से इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है। आमों तथा अमरूदों को क्या वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण जो हैं आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है।
अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बताता है कि जो अन्न कण होते हैं उसमें चूँकि वो छोटे छोटे होते हैं, अनाज जो भी होता है, और गट्ठर होते हैं, काफ़ी संख्या होती है, इसलिए उनको हम हाथों से अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, जबकि अमरूद या आम के पौधों को हम तोड़ सकते हैं, हाथों से अलग अलग कर सकते हैं, परंतु अन्न को नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा में कि आखिर करेंगे कैसे, फिर पृथक्करण उसका कैसे होगा। तो इसमें बताया गया है कि सूखे पौधों की डंडियों को, अन्न कणों को अथवा अनाज को पृथक करने के लिए पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है, या तो आप पीटकर अलग कर लें। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो तीनों प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हैं। अन्न को, अपने अन्न की डंडियों से अन्न को आप निकाल सकते हैं। एक तो उसको कूट करके पृथक कर सकते हैं, डंडियों को अन्न कणों अथवा अनाज से पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसर। तो पहला तो है कि पीट करके, यदि कम है, जो गट्ठर है आपके पास, फसल आपकी कम है, तो उसको किसी पत्थर या हार्ड चट्टान के टुकड़े पर आप उसको पटकें, कूटें, तो अलग हो जाएंगे अन्न कण आपके, और वो डंठल आप अलग कर दीजिए। एक विधि ये हो गई। उसके बाद यदि थोड़ी और ज़्यादा मात्रा है तो आप बैलों के माध्यम से, पुराने ज़माने में क्या होता था कि दो बैल लोगों को आपस में नध दिया जाता था। जैसे कोल्हू ऑयल पेरने की मशीनें जो होती थी उसमें पहले बैल का प्रयोग होता था, उसी प्रकार खलिहान में भी बैलों को, और उसके पीछे पीछे एक आदमी चलता रहता था। बैल उसी अनाज के ऊपर चलते रहते थे, इससे अनाज अलग हो जाता था और डंठल अलग हो जाते थे। और यदि और ज़्यादा फसल है आपके पास तो फिर थ्रेसिंग जैसी मशीनों का उपयोग मशीनीकरण के युग में आ गया। तो थ्रेसिंग मशीन का उपयोग करके आप सूखला या डंठल अलग कर सकते हैं, अनाज अलग कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें बताया गया है कि हम तीनों प्रकार से इस विधि को अपना सकते हैं। अब हम देखते हैं अगली विधि है निष्पावन विधि। क्रियाकलाप थर्ड है निष्पावन विधि है। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे, सूखे रेत, लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। या तो सूखे रेत का, या लकड़ी के बुरादे का, या सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाना है आपको। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या दोनों अवयवों के कणों को आमाप समान है? नहीं है, एक महीन होगा, एक थोड़ा उससे बड़ा होगा। क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? नहीं होगा। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को क्या करेंगे? स्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए, जिस पर स्लेट में नहीं, सॉरी, प्लेट में अथवा समाचार पत्र में रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण क्या है रखा गया है, उसे पकड़ करके हवा में कंधे की ऊंचाई पर ले जाकर, कहाँ? कंधे की ऊंचाई पर ले जा करके थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। तो ये उड़ावनी विधि, गांव में इसको आम भाषा में उड़ाना बोलते हैं। सूपे का प्रयोग किया जाता है और फिर उसको उड़ा करके अलग कर दिया जाता है। तो वही इसमें ठोस कण और उससे कुछ कम ठोस कणों को अलग करने के लिए पाउडर, पत्तियां, वो सब उड़ जाएंगी और रेत के कण वहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो वजन है उनमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर तक उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वायु दोनों मिश्रणों को अलग कर देती है, सफल होती है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन विधि कहते हैं।
तो निष्पावन विधि आम भाषा में उड़ाना कहते हैं। ये लेडीज यहाँ आप देख सकते हैं सूपे का प्रयोग करके उड़ा रही है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने में या पृथक करने के लिए करते हैं। जैसे जब धान की खेती होती है जिससे चावल निकलता है, तो धान की खेती को उसके भूसी से अलग करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है ग्रामीण अंचल में। तो इसमें डायग्राम में दिखाया भी गया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक लेडीज है, हवा की दिशा ये चल रही है और सूप का प्रयोग कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये भूसा उड़ करके यहाँ आ गया और अनाज का ये ढेर, चूँकि इसमें वजन है इसलिए यहीं बैठता जाएगा और हल्की सामग्री जो भूसा है वो दूर जाता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं निष्पावन विधि। तो अब आपको थ्रेसिंग विधि, निष्पावन विधि, हस्तचयन विधि, ये तीनों विधियों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तीनों विधियों के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। तो एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे कि भूसे से किसी अन्न को अलग करने के लिए किस विधि का आप प्रयोग करेंगे। ऐसे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप यदि आप समझ लेते हैं इसको कि निष्पावन विधि क्या है, डायग्राम भी बना हुआ है इसमें, आप देख लेते हैं, सारे डायग्राम इसमें दिखाए गए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो इसमें फिर बताया गया है कि भूसे के हल्के कण जो हैं पवन के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं या दूर एकत्र होते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर के निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं को चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हवा से भूसा अलग हो जाता है और चूँकि अन्न वजन होता है, ठोस होता है, तो वो वहीं गिरता जाता है। तो इस प्रकार हम निष्पावन विधि से अनाज को भूसे से अलग कर सकते हैं। अब आती है चालन विधि। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 4 पर है चालन विधि। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। तो इस प्रकार चालनी से, जैसे कि अनाज का इसमें एग्जाम्पल आटे का दिया गया है कि चोकर अलग करने के लिए कोई सामग्री बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको छलनी पे डालेंगे और चालेंगे तो आटा अलग, चोकर अलग हो जाएगा। तो ये चालन विधि है। अभी इसका और जिक्र है, उसको भी देख लेते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं, अर्थात चोकर चालनी में ही रह जाता है, उसको हम अलग कर देते हैं। फिर है सेकंड पैरा, प्रायः आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा निष्पावन थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं। जो निष्पावन के बाद भी कुछ बजनी जो डंठल होते हैं वो रह जाते हैं। थ्रेसिंग में भी कुसी नाम की एक ठोस सामग्री आ जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, चालन विधि से अलग कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पैरा में है, आपने इसी प्रकार से बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। तो ये लगभग सभी लोग देखे होंगे जिनने गांव में या शहर में भी जो रह रहे हैं, तो मकान बनता होगा, उनका भी मकान बना होगा, आसपास जिसका भी मकान बनता है, तो उसमें एक बड़े से चालने का प्रयोग किया जाता है जिसमें रेत डाली जाती है, जिससे रेत के छोटे कण छन करके नीचे गिर जाते हैं और बड़े कर बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े कंकड़ पत्थर अलग कर दिए जाते हैं। तो ये चालन विधि के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको याद रखेंगे। इसमें दिखाया भी गया है ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये घरों में प्रयोग होने वाला चालना। इसमें आप देख सकते हैं चालन द्वारा कंकड़ पत्थरों को रेत से पृथक किया जा रहा है। तो ऐसे हर आदमी का जब घर बनता है उसमें एक चालने की ज़रूरत अवश्य रूप से पड़ती है।
अब हम आते हैं क्रियाकलाप नंबर 4 पे। कक्षा में एक चालनी या छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को अलग कीजिए, पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए, उसको आटे के साथ मिलाइए। अब मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक, पाउडर या आटा को पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अर्थात यदि उनके साइज में अंतर नहीं है, माप में अंतर नहीं है, तो आप पृथक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम्पल चाक के पाउडर का देता है, क्योंकि चाक को पाउडर रूप में जब आप बनाएंगे तो वो आटे जैसा ही महीन रहेगा, इसलिए वह अलग नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के तौर पर। अब हम आते हैं अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। ये 3 शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्रमशः इनका अध्ययन करेंगे। अवसादन क्या है, निस्तारण क्या है और निस्यंदन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन यानी उड़ावनी विधि, जो हम देखे थे अभी, निष्पावन हवा में उड़ाना, अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल, दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दालों में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? ये जो खाना बनाते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको मालूम होगा। फिर मिश्रण में जल मिलाने तथा भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। तो अवसादन किसे कहते हैं? तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी जो अवयव होते हैं वो नीचे तली पर बैठ जाते हैं। इस क्रिया को हम, इस पूरे प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। जैसे पानी में यदि बारीक मिट्टी के कण हैं तो कुछ देर आप पानी को छोड़ दीजिए शांत अवस्था में, तो आप देखेंगे कि अशुद्धियाँ तली पर बैठ जाती हैं। उसी को बोलते हैं अवसादन विधि। तो एक शब्दावली आपको स्पष्ट हुई होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अवसादन क्या है। अब हम निस्तारण की ओर बढ़ते हैं। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण किसे कहते हैं? तो जो अवसादित या अवसाद जो नीचे बैठ गया है तली में, उसको अवसाद कहते हैं। तो उसको बिना हिलाए, यदि वो जल में नीचे बैठा है तो उसको बिना हिलाए मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को, अर्थात पानी और निस्तारण में जो बैठी हुई अशुद्ध सामग्री है, मिट्टी के कण है, उसको सहित बाहर फेंक देना। उड़ेलने से मतलब है कि फेंक देना। इस क्रिया को हम क्या करेंगे? निस्तारण कहेंगे। तो इस प्रकार आपको निस्तारण शब्दावली भी समझ में आ गई होगी। अब आती है निस्यंदन। तो आगे निस्यंदन भी अभी आएगी, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें से अवयवों को अवसादन, निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो कुछ और उदाहरण का पता लगाते हैं। तो इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक मिट्टी एवं जल का मिश्रण, जैसे मैं बताया था एग्जाम्पल के लिए, ये मिट्टी के कण नीचे बैठ गए हैं और जल ऊपर। इसी प्रकार अघुलित पदार्थ और मिट्टी, यदि रेत के कण आप लेंगे, अघुलित पदार्थ जो घुल नहीं सकते हैं, तो वो भी नीचे बैठ जाते हैं तली पर। इसमें बताया भी गया है कि किसी मिश्रण के 2 अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। यदि 2 द्रव हैं और आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे कुछ ऑयल होते हैं और पानी जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, उनके लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तेल तथा जल, ये आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, उसके मिश्रण को इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में क्या होते हैं? बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है।
तो निस्तारण, अवसादन और निस्यंदन। तो अभी निस्यंदन हम देखेंगे। तो अब आपको निस्तारण और अवसादन समझ में आ गई होगी। यदि पानी में मिट्टी के कण हैं तो उनको थोड़ी देर रहने दीजिए, मिट्टी के कण नीचे बैठ गए, अब पानी आप अलग कर लीजिए। इसको बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निस्तारण। वहीं अवसादन की यदि बात करें तो मिट्टी के कण जब तली पर बैठ गए और दोनों को बाहर निकाल देना, उड़ेल देना, इसको बोलते हैं अवसादन। अवसाद का मतलब ही होता है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसका एक शब्दावली होती है अवसाद। नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर चलती हैं। तो अवसाद का मतलब होता है जो क्षरण हुआ, अपरदन हुआ, उसमें मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर के टुकड़े, बहुत सारा गाद इकट्ठा करके चलती हैं, उसको बोलते हैं अवसाद। तो उससे भी आप समझ सकते हैं शब्दावलियों को। फिर नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। तो आइए फिर ठोस अथवा द्रव के किसी मिश्रण, आप ठोस और द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? तो इसके पहले हमने पढ़ा था, चालन विधि का प्रयोग करते थे। अक्सर आप चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। तो निस्तारण विधि से भी पूर्णतः तो नहीं, आंशिक रूप से चाय को आप अलग कर सकते हैं। चूँकि चाय को कुछ देर के लिए आप छोड़ दें तो चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगी तली पर, और फिर ऊपर की चाय आप ऐसे ही ले सकते हैं। तो उसको बोलेंगे हम निस्तारण। तो निस्तारण विधि का उपयोग करके देखते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में से कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? तो चूंकि निस्तारण विधि का प्रयोग है तो स्वाभाविक है कि जैसे ही उसमें से कोई पात्र से हम निकालेंगे तो वो हिल जाएंगे। हिलने के कारण वो कुछ एक आध दो चाय पत्ती के कण, दो चार आ सकते हैं उसमें। तो वही बोलता है कि कुछ चाय पत्ती के कण मिलते हैं। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि निस्तारण की क्रिया हो जाने के बाद यदि किसी पात्र से आप चाय को अलग करते हैं तो उसमें भी कुछ पत्ती आ जाती है, लेकिन फिर उसको क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे? निस्यंदन या फिल्टर करना। एक बार आपने निस्तारण का प्रयोग किया, उसमें से चाय को अलग, पत्ती कुछ रह गई, लेकिन कुछ पत्ती उसमें आ जाती है। चूँकि आप चालनी का प्रयोग उसमें नहीं कर रहे हैं, उसमें निस्तारण का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब जब कुछ चाय पत्ती के कण आ गए हैं तो फिर उसको आप क्या करेंगे? छन्नी का प्रयोग कर देंगे दूसरे बार में। तो उसको हम बोलेंगे निस्यंदन या फिल्टर कर देना। तो इस प्रकार निस्यंदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहले निस्तारण, फिर चालनी विधि इक्वल टू निस्यंदन या फिल्टर करना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि निस्यंदन क्या है। तो निस्तारण विधि, अवसादन विधि और निस्यंदन, तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो यदि आपको जल्दी करना है तो निस्तारण विधि का प्रयोग, जल्दी यदि आपको करना है तो निस्तारण, टाइम थोड़ा लगेगा निस्यंदन में, क्योंकि 2 बार प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको। सबसे जल्दी चालन विधि होगी, डायरेक्ट आप चालनी से चाल सकते हैं। निस्तारण में थोड़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आप कण को या चाय पत्ती को नीचे बैठने दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा? आप छन्नी की सहायता लेकर के उसको छान दीजिए, तो निस्यंदन कहला जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। जो हम उपयोग में जल लाते हैं पीने के लिए, क्या हम सभी को हर समय पानी के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला या गंदा जल, जिसे गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है। क्या हो सकता है? पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। बरसात के बाद जब आप नदियों के किनारे जाएंगे तो उसमें बहुत सारी गंदगियाँ आ जाती हैं। चूँकि बरसात का पानी खेत खलिहानों से बहता हुआ मिट्टी के साथ मिक्स होता है, इसलिए उस समय नदी का कलर भी पीला दिखाई देने लगता है। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की मिट्टी मिलती है वो अपना कलर नदी में जाकर दिखाती है।
इसलिए उस क्षेत्र के नदी का जल उसी कलर का हो जाता है, आसपास की मिट्टी जिस कलर की होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो नेक्स्ट में है, आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। तो मिट्टी जैसी कुछ अशुद्धियाँ हैं जो अविलेय हैं, विलेय नहीं है जल में, तो उनको अब अलग करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करेंगे। वही हम करके देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। तो क्रियाकलाप नंबर 5 है। इसमें बताया गया है कि तालाब या नदी का पंकिल जल अर्थात गंदा जल, यदि यह न मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। परीक्षण करने की बात हो रही है, आप करके सीख रहे हैं प्रयोग के तौर पर। तो बोलता है कि यदि नदी तालाब में पंकिल जल या गंदा जल ना मिले, यदि साफ़ है, तो आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लें घर में ही, उसमें कुछ मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए। आधे घंटे बाद अपने प्रेक्षण का आप चयन कीजिए, उसको देखिए, फिर उसके बारे में लिखिए कि कितना गंदा हुआ, कितने मिट्टी कण नीचे बैठ गए हैं, ऊपर स्वच्छ पानी दिख रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट में है कि 1 गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई। जो गिलास आपने पानी का लिया था, मिट्टी डाली थी, उसमें से कुछ कण क्या हो गए, गिलास की तली में कुछ बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे। तो इसको आप साधन विधि से, जब हम अलग कर रहे थे आपको बताया था कि इसके कण बैठ जाएंगे, उसको आप साधन बोलते हैं। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करेंगे। बिना हिलाए आपको थोड़ा तिरछा करना है। 1 गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। थोड़ा तिरछा करके आप जब डालेंगे तो मिट्टी के कण नीचे रह जाएंगे और ऊपर का जल दूसरे गिलास में आ जाएगा। हो सकता है उसमें थोड़े बहुत कण साथ में आ जाएं, इधर उधर हिले डुले। तो वही बताता है कि आप गिलास को थोड़ा टेढ़ा करें और दूसरे गिलास में उड़ेलिए। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे। तो इस प्रक्रम को आपको बताया गया था कि जब हम उड़ेलेंगे तो उसको क्या बोलते थे, निस्तारण। और फिर उसके बाद भी छानना एक बार, तो उसको हम निस्यंदन के नाम से जानते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा, तो उसमें शायद बताया होगा, क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। वो देखिए निस्यंदन आ गया कि अब आप इसको छान दीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया, छन्नी ने यह कार्य किया, अथवा आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। तो चाय की छन्नी से या कपड़े से इसमें निस्यंदन का प्रयोग करके वो बता रहा है। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए धागों के बीच छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में या निस्यंदन प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है। जैसे चाय को छानने के लिए छन्नी का प्रयोग, वैसे पानी के लिए कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है, चाय छन्नी का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन चाय छन्नी से हो सकता है कुछ मिट्टी कण उसमें रह जाएं, जल में चले जाएं, लेकिन कपड़े से संभावना कम रहती है, इसलिए कपड़े का प्रयोग ज़्यादा उत्तम है, पर कपड़ा साफ होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र या निस्यंदित कर सकते हैं जिसमें से और भी छोटे रंध्र हों। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 3.9 में इसको दिखाया गया है। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण भी दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़ करके कीप में लगा दिया जाता है। कोई कीप है या कुप्पी है, जैसे ऑयल ट्रैक्टर वगैरह में आप डालते होंगे गांव में, तो उसमें एक कूप होती है, उसमें लगाया जा सकता है उसको, फिल्टर पेपर को। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलिए। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं, फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया है, आप देख भी सकते हैं फिल्टर पत्रों का प्रयोग। ये एक कुप्पी दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, उसके अंदर ये फिल्टर पेपर हैं। किस प्रकार से आप लगा सकते हैं इनको, शंकु के कोन के आकार के। ये फिल्टर पत्र का उपयोग करके छाना गया पानी है।
तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग घर में अपने कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पनीर बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इसमें पनीर के ठोस कणों द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। दूध फट जाता है, फटे दूध से ही फिर हम पनीर का निर्माण करते हैं। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े तथा छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। उसी से छेना का रसगुल्ला भी बनता है, उसी से पनीर भी बन जाती है। अब हम देखते हैं वाष्पन विधि। इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी हम देख रहे थे निस्यंदन, निस्तारण और अवसादन विधि। 3 विधियों का प्रयोग हमने देखा। अब हम देखेंगे वाष्पन विधि से कैसे अलग करेंगे हम। तो क्रियाकलाप नंबर 6 है, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच क्या करेंगे, नमक डालेंगे। अच्छी तरह से हिला लें जिससे वो आपस में घुल जाएं। अब जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं। हिलाने के बाद आप बीकर में कोई नमक देखते हैं। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। आप एक बीकर लेंगे, उसमें पानी लीजिए, 2 चम्मच नमक डालिए, उसको हिलाइए। आप क्या परिवर्तन देखते हैं उसको पहले देखिए, फिर जल को क्या करेंगे, उबालेंगे। क्योंकि अब नमक उसमें नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो जल में विलेय है और पूर्णतः घुल जाएगा। फिर जल को उबलने दीजिए। बीकर में क्या बचता है, अब उबलने के बाद क्या होगा, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना है। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जब आप गर्म करेंगे तो पानी वाष्पित हो जाएगा, नमक के कण उसी में रह जाएंगे, अर्थात नमक जो आपने डाला था वो शेष बच जाएगा उसी में। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है उसे वाष्पन कहते हैं। जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, चाहे वो नदी, तालाब, झरने, समुद्र हो, हर जगह जहाँ पर तापमान मौजूद है तो वहाँ वाष्पन होगा और जल है तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के क्या होता है, वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से आप समझ में आ गए होंगे, समझ में आपको आ गया होगा कि वाष्पन विधि से कैसे हम नमक जैसे ठोस कण को अलग कर सकते हैं द्रव से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ एक डायग्राम भी दिखाया गया है। ये क्यारियाँ बनाई जाती हैं ऐसी समुद्रों पर, किनारों पर, और समुद्र के जल को भर दिया जाता है। जल धीरे धीरे वाष्पित, फिर इसमें नमक के कण शेष रह जाते हैं। तो यही इसमें बताया गया है, समुद्र के जल से नमक प्राप्त करना। अब हम देखेंगे पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब एक से अधिक विधियों का उपयोग, तो हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। अभी तक बहुत सारी विधियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न नवियों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग यह पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो एक एक विधि भी हम देखे हैं, अब देखेंगे और अधिक विधियाँ, एक से अधिक विधियाँ। तो क्रियाकलाप नंबर 7 का अब अध्ययन करेंगे। 7वीं क्रियाकलाप में है रेत नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? तो हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इससे पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है, चूँकि दोनों के कण समान है। इससे आप हस्तचयन से नहीं, तो इसमें आप पानी मिलाएंगे। पानी में जब नमक घुल जाएगा
तो आप उसको अलग करेंगे, अब रेत अलग हो जाएगी और पानी को वाष्पीकृत कर देंगे, नमक अलग, रेत अलग, पानी वाष्पीकृत। तो इस प्रकार इसको हम वाष्पन विधि से अलग कर सकते हैं। तो इस मिश्रण को क्या करेंगे, बीकर में रखिए, इसमें कुछ जल मिलाइए, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है, इसे क्या कहेंगे, निस्तारण कहेंगे। फिर निस्यंदन द्वारा पृथक कर लीजिए, छन्नी का प्रयोग करके आप इसको अलग कर देंगे। तो निस्तारित द्रव में क्या है, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। अब इसमें रेत अलग हो गई, रेत को हमने क्या किया, निस्तारण विधि से अलग कर दिया निस्यंदन विधि का प्रयोग करके। अब उसमें नमक का घोल बचा, जल और नमक, तो उसको हम अलग करेंगे। तो निस्तारित द्रव में नमक के जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भर करके इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म करेंगे हम। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं। भाप निकलना अर्थात वाष्पीकरण होना, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें केतली रखी है, इसमें से ये भाप एकत्रित कर रहा है ये, और ये जल के रूप में इधर इस पात्र में एकत्रित हो रही है। तो ये वाष्पन विधि थी। तो एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो, प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र में इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। अब नेक्स्ट पैरा में बताता है जब भाप कन्वर्ट हो जाएगा पूरा जल भाप में, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो यह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर क्या होता है, नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जो संघनन द्वारा भाप बना है, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। तो जो वाष्प बनी थी गर्म करने पर, अब वो वाष्प जब ठंडी होगी तो क्या होगा, द्रव में परिवर्तित होगी। तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, संघनन की क्रिया कहेंगे। वाष्प का द्रव रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है, क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल बूंदों को देखा है। तो जब आप घर में अपने दूध उबालेंगे या सब्जी पका रहे हैं, तो जब यदि उसमें आप प्लेट या थाली ढके हैं, जब आप उसको उठाएंगे तो उसमें से पानी निकलता है या पानी की बूंदें एकत्रित रहती हैं, तो वाष्पन की विधि है। और जो पानी एकत्रित हुआ तो वो संघनन की विधि के कारण हुआ। यदि आप न ढकते तो वो वाष्प ही रह जाती, वो संघनन नहीं हो पाता उसका। तो दोनों चीज़ें आप इसमें अंतर समझेंगे, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल का निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। तो इस प्रकार से इन मिश्रणों को अलग करने में 4-5 विधियों का एक साथ प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार हेडिंग जो थी कि कई विधियों का एक साथ प्रयोग, तो इसमें कई विधियों का एक साथ प्रयोग आपने देखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। तो पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। पहेली है जो वो रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर उसने क्रियाकलाप सेवन को सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। ऐसा पहेली बूझती है। तो क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो उसकी एक लिमिट सीमा होती है। तो अध्याय 2 में हमने पाया था कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, जब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। अब क्या होगा ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब क्रियाकलाप 8 में आपको मिलेगा।
तो क्रियाकलाप जो 8 है इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक उस पर डालिए और बिलोड़ित कर दीजिए अर्थात घोल दीजिए। इस पूरी तरह से न घुल जाए, यह पूरी तरह से जब तक न घुल जाए तब तक इसको बिलोड़िए या हिलाइए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए, उसमें भली भांति बिलोपित कीजिए। इसी प्रकार से 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते जाइए और बिलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में क्या होता है, बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक क्या है, नहीं घुल सकता है। अर्थात जितनी उसकी क्षमता थी, जितना कैपेसिटी थी उसकी, उतना जल वो अपने अंदर घोल चुका है। अब उससे ज़्यादा नमक घोलने की उसकी क्षमता औकात नहीं है, इसलिए वह संतृप्त हो चुका है। वो संतृप्त बोलते हैं ना कि यदि आपको 4 रोटी की भूख थी, आपने 6 दबा दी, तो फिर बोलते हैं कि तृप्त हो गए हम भैया, अब नहीं होगा, एक निवाला नहीं जाएगा। इस प्रकार से वो जल जो हो गया संतृप्त हो गया। तो यह विलयन कैसा है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो जिसमें और अधिक मात्रा न घोली जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसा विलयन या ऐसा घोल जिस पर उसकी क्षमता की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, अब वह उससे ज़्यादा घोल पाने में सक्षम ना हो, तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में 1 पैकेट पूरा नमक मिलाया था। तो यहाँ ये करके थोड़ा थोड़ा आपको बता भी रहा है, नमक घोल रहा है। तो पहेली से क्या गलती हुई थी उसको हम देखते हैं। तो अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से क्या थी, बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिल रह गया, अर्थात जो रेत थी तो उसी के साथ जो अविलेय नमक था मिला रह गया। तो इसलिए इसी कारण से उसको उतना नमक प्राप्त नहीं हुआ, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। तो विलयन को तनु बना करके वो कर सकती थी। यदि 1 kg है तो उसको नमक 1 kg था, तो उस हिसाब से उसको पानी भी लेना चाहिए था। तो कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की क्या करेंगे, समस्या का समाधान या सहायता करने का प्रयास करें। तो और अधिक घोलने की जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए क्या किया जाएगा? तो अब क्रियाकलाप नंबर 9 देखेंगे कि बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? फिर नेक्स्ट पैरा में है कि इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक का पुनः बैठता दिखाई देता है नमक? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो गर्म करने पर अधिक मात्रा घोली जा सकती है, परंतु उसकी भी एक सीमा होती है, क्योंकि उसके साथ भी जल का वाष्पन होता रहेगा। तो फिर लास्ट में ऐसा रहेगा कि आप नमक डालेंगे, सिर्फ ठोस कण ही बचेंगे, नमक की जल पूर्णतः वाष्पित हो जाएगा। इसलिए उसकी भी एक थोड़ा बहुत एडजस्ट आप कर सकते हैं। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए अब पता करते हैं कि जितना जल है तो क्या उतने मात्रा में कोई विलेय पदार्थ उसके साथ घोला जा सकता है। उस बारे में हम क्रियाकलाप 10 में चर्चा करते हैं। तो क्रियाकलाप 10 है, 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक क्या करें, बिलोड़िए।
जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चमचों की क्या संख्या जो कि घोली गई है, सारणी में आप लिखिए। सारणी में आप लिखेंगे। इस क्रियाकलाप को चीनी से क्या करेंगे, दूसरे में चीनी भी ले लीजिए, तो चीनी से क्या करेंगे, दोहराएंगे। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। चीनी और नमक के अलावा भी कोई अन्य पदार्थ भी आप ले सकते हैं। सारणी 3.2 में आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। तो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं तो उनकी भिन्न भिन्न मात्रा उसमें घोली जा सकती है। यदि 100 ग्राम नमक घुलता है तो हो सकता है कि 150 ग्राम उसमें शक्कर घोली जा सके, या कोई अन्य पदार्थ 200 ग्राम घोला जा सके। तो इस प्रकार जो पदार्थ होते हैं उनकी भिन्न भिन्न मात्रा उसमें घोली जा सकती है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इन शब्दावलियों को आप ध्यान रखेंगे, जहाँ अंडरलाइन कराया जाता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संतृप्त विलयन से बनेंगे, विलयन किसे कहते हैं या तनु विलयन किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। कुछ प्रमुख शब्द हैं जैसे मंथन है, संघनन है, निस्तारण है, वाष्पन है, निस्यंदन है, हस्तचयन है, संतृप्त विलयन है, अपसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पादन या निष्पावन। तो इस प्रकार से ये शब्दावलियाँ और इनका आंसर आप लिखने का प्रयास करेंगे। इनका अर्थ आप जरूर लिख लेंगे। सामने एरो लगाकर सारे अर्थ आपको विस्तृत रूप में बताए जा चुके हैं ऊपर। कुछ सारांश है, सारांश से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अपसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। तो मिश्रण से उसके अवयव को पृथक करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है या कौन सी विधि नहीं है, ऐसा बोल के आपको 4 ऑप्शन देगा। तो आप याद रखेंगे इन सभी विधियों के नाम। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, ये सभी पृथक्करण की विधियां हैं। फिर है अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। फिर है भूसा, अनाज भरी बीजों से निष्पावन विधि अर्थात उड़ाना पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण से कणों को अमाप के अंतर का प्रयोग चालन अथवा निस्यंदन प्रक्रियाओं के पृथक्करण में किया जाता है। रेत जल के मिश्रण में रेत से भारी रेत जैसे जो भारी कण हैं तली में बैठ जाते हैं, जिसको निस्तारण विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रट लेंगे आप सभी पॉइंट। ये 5 पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। सारांश का मतलब होता है पूरे पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा उसका सार। तो पूरे पाठ में हमने इन जो शब्दावली इसमें आई हैं उनका हमने गहन अध्ययन किया है प्रयोग के तौर पर, प्रयोग करके। यदि आप घर में करना चाहते हैं तो रिजल्ट आपको आएंगे, सेम उसी प्रकार आप करिए प्रयोग। तो इस प्रकार से अभी इसमें कुछ और हैं सारांश में, जैसे द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन, द्रव है जो और उसमें अविलेय पदार्थ जो नहीं घुल सकता है उसको निस्यंदन के उपयोग द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि द्रव में यदि कोई पदार्थ नहीं घुल सकता है या अविलेय है, उसको अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उसको अलग करने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। कोई द्रव है उसको हम वाष्प में परिवर्तित कर रहे हैं तो वह वाष्पन विधि कहलाती है या वाष्पन कहलाता है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके उसे हम क्या बोल रहे थे, संतृप्त विलयन। फिर है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। तो ये आता है कि किसी विलयन को गर्म करेंगे तो क्या उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है और अधिक पदार्थ नहीं घोला जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर है जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। जैसा कि लास्ट जो पैराग्राफ हमने पढ़ा कि जल में विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्राएं घोली जा सकती हैं, जैसे नमक की अलग मात्रा, शक्कर की अलग मात्रा। इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं जिनकी अलग अलग मात्राएं जल में घोली जा सकें। तो इस प्रकार से यह चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। इसका ये सारांश था। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा पाठ
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो, वर्ग 1, 2, 3 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में मेंस के तौर पर, प्री के तौर पर भी पूछा जाता है। इसलिए आप बिल्कुल सतत प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इसमें। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।